हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का बेंच क्लासेस में। आज आपके सामने एक नया सीरीज लेकर हम लोग आ रहे हैं बेंच क्लासेस में, जहां हम वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स के माध्यम से। आपको मैं एक चीज़ बता दूं इसमें सबसे पहले कि यहाँ पे हम लोग जो भी स्टैटिक पार्ट रहता है न्यूज़पेपर में, उन चीज़ों को हम यहाँ कवर नहीं कर रहे हैं और ना ही हम एडिटोरियल एनालिसिस ले रहे हैं। उसके लिए जल्दी ही हम कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस लेके डेली बेसिस पर आएंगे। बट अभी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स न्यूज़पेपर में रहे लास्ट 1 वीक में, चाहे वो कोई कॉन्सेप्ट रहा हो, कोई टर्म रहा हो, या फिर कोई किसी तरह का सर्वे या किसी तरह की रैंकिंग आई हो जो हमें लगता है कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहा है, तो उससे हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश किए हैं। चलिए बिना ज़्यादा बात किए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये सेशन। और जैसे जैसे ये सेशन चलेगा आप अपना फीडबैक हमें दीजिएगा कि आपको ये अच्छा लग रहा है ये सीरीज़ या नहीं। उस अकॉर्डिंग हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। Recently, the term Urusi was in news. Choose the correct statements with respect to Urusi. अगर आप लोगों ने न्यूज़पेपर फॉलो किया होगा लास्ट वीक का, तो उसमें एक टर्म आया था उरूसी। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और हिंदू सब ने ही इस टर्म को कवर किया था। उस पर ही हमारा क्वेश्चन है। उरूसी, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा है, उरूसी इज एन आर्किटेक्चरल फॉर्म वाइड स्प्रेड इन टर्की एंड सीरिया. Statement 2, this form of architectural element is highly prone to earthquake. Statement 3, it consists of wooden shutters used as partition wall within homes instead of concrete walls. Statement 4, it includes hexagonal and octagonal ornamental pillars. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको उसी टर्म सबसे पहले पता होना चाहिए। और अगर आपको ये टर्म नहीं पता है तो मेरा सजेशन हमेशा ये रहेगा कि अगर आप जिस भी एग्जाम में अपेयर कर रहे हो, अगर वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा छोड़ देना चाहिए, यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए जहाँ आपको टर्म ही ना पता हो। क्योंकि ये बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, हमें लगता है कि हाँ कुछ ऐसा न्यूज़ में रहा है तो हम मार्क कर सकते हैं। लेकिन ये जो है फैंसी क्वेश्चंस होते हैं, जैसा कि ये बहुत अपीलिंग रहते हैं, लेकिन आप इसे मार्क करने जाओगे तो 10 में से 9 टाइम्स आप इसे गलत मार्क करोगे। जैसे इस क्वेश्चन का देखें तो हर कोई जो है इसके ऑप्शंस पढ़ने के बाद ये दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ अभी तो टर्की और सीरिया में जो है एक बहुत बड़ा सा अर्थक्वेक आया था, तो समथिंग उससे रिलेटेड रहा होगा क्योंकि ऑप्शंस भी उसी तरह से केटर किए गए हैं। बट सबसे पहले अगर हम उरूसी को समझने की कोशिश करें तो उरूसी डेफिनेटली एक आर्किटेक्चरल फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे आप नेक्स्ट स्लाइड पे देखें, ये मुगल एरा का आर्किटेक्चर फॉर्म है। सबसे पहली चीज जो टर्की और सीरिया में प्रेवलेंट नहीं बल्कि कश्मीर में हमने देखा है। ठीक है, और ये क्या है, इट इज नॉट प्रोन टू अर्थक्वेक, रेदर इट इज एन आंसर टू द अर्थक्वेक। ठीक है, यानी कि ये एक ऐसा आर्किटेक्चर फॉर्म है जिसमें बिल्डिंग्स इस तरह से डिजाइन की जाती हैं कि इट कैन रेजिस्ट अर्थक्वेक शॉक्स। ये बात क्लियर है। सेकेंड चीज कि यहाँ पे इसी चीज को हमने कहा है, दिस आर्किटेक्चर स्टाइल हैज द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब सिस्मिक शॉक्स एंड विथस्टैंड देम। ठीक है, अच्छा व्हाट उरूसी, उरूसी का जो मतलब होता है ये एक पर्शियन टर्म है जिसका मतलब होता है हिडन ब्राइड। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखा है उरूसी आर वुडन शटर्स यूज्ड एज पार्टीशन वॉल विद इन होम्स इंस्टेड ऑफ कॉन्क्रीट वॉल्स। मतलब अगर हम इसको देखें तो ये कुछ इस तरह से होता है। जस्ट अ मिनट। सपोज ये कोई कमरा है। ठीक है, ये कोई कमरा है, इसके अंदर ये उरूशी ये जो है एक वुडन वॉल होता है। ठीक है, ये एक वुडन वॉल होता है जो एक शटर की तरह होता है, और इसको जो है वापस रोल किया जा सकता है। ठीक है, इसको रोल करके वापस ऊपर ले जाया जा सकता है। ठीक है, तो जब इसको रोल कर लेंगे तो ये जो है यहाँ पे बिल्कुल एक बड़ा सा वॉल दिखेगा, और जब ये रोल किया हुआ नहीं रहेगा, जब ये ओपन रहेगा, तो फिर ये एक पार्टीशन की तरह काम करेगा। तभी यहाँ पे एक पार्टीशन की तरह काम करेगा। समझ में आ रही है बात? अगर इसको चाहे तो वापस रोल कर सकते हैं, रोल ना करे तो फिर ये जो है एक बड़े से कमरे की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये एक वुडन शटर होता है बिल्कुल, जो एक पार्टीशन वॉल की तरह काम करता है होम्स में। बिल्कुल सही, और ये कंक्रीट नहीं होता है, ये वुडन शटर्स रहते हैं। नेक्स्ट, इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये ऑक्टागोनल एंड डेकागोनल ऑर्नामेंटल पिलर्स इसमें होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है, उरुशी जो है ये वुडन शटर से जो रोल अप हो सकते हैं, मैंने आपको यहाँ बताया वो रोल अप कर सकते हैं। जैसे आप समझो कि आप विंडोज पे ब्लाइंड यूज करते हो, ब्लाइंड्स को आप रोल कर सकते हो ना, उसी तरह इस वुडन शटर को आप रोल कर सकते हो या वापस रोल डाउन कर सकते हो, जिससे कि वो एक पार्टीशन की तरह काम करे। ठीक है, तो ये वुडन शटर्स जो है ये रोल अप हो सकते हैं और इसे जो है वापस रोल डाउन करके एक हैंगिंग रूफ बनाया जा सकता है, मतलब एक पार्टीशन क्रिएट किया जा सकता है ताकि एक सेपरेट एरिया बनाया जा सके। श्रीनगर में एक जलाली हाउस है जो एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है इस आर्किटेक्चरल एलिमेंट का। होप उरुशी से रिलेटेड इतनी बातें आपके लिए क्लियर है। इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला कि एक मुगल आर्किटेक्चरल फॉर्म है जो कश्मीर में हम देख सकते हैं और ये अर्थक्वेक वेव्स को रेजिस्ट करने का पोटेंशियल रखता है। ठीक है, उरुशी वर्ड का मतलब जो है ये हिडन ब्राइड होता है, ये एक पर्शियन टर्म है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट बात कि ये एक वुडन शटर होता है जिसे रोल अप या रोल डाउन कर सकते हैं, बिल्कुल ब्लाइंड्स की तरह आप समझिए, और एक पार्टीशन क्रिएट किया जा सकता है। ब्लाइंड्स हमारे विंडो पे लगते हैं, बट ये जो है एक प्रॉपर जो है पार्टीशन वॉल की तरह क्रिएट कर सकता है रूम के अंदर ही। ठीक है, रोल अप कर देंगे तो एक बड़ा सा रूम मिल जाएगा, रोल डाउन कर देंगे तो पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा और हमें एक प्राइवेट स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसमें कि ये ऑक्टागोनल एंड डेकागोनल ऑर्नामेंटल पिलर्स भी इसमें होते हैं। एंड पांचवा कि श्रीनगर में एक जलाली हाउस है जो इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल एलिमेंट है, एग्जाम्पल है इस तरह के आर्किटेक्चर फॉर्म का। होप आपको उरुशी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर क्लियर है तो अब आप इस क्वेश्चन को देखें। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि उरुशी इज एन आर्किटेक्चर फॉर्म वाइड स्प्रेड इन टर्की एंड सीरिया। नहीं, हमने ऐसी कोई जानकारी नहीं पढ़ी है। ठीक है, सेकेंड, दिस फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर एलिमेंट इज हाईली प्रोन टू अर्थक्वेक। अगेन ये तो सबसे गलत स्टेटमेंट हो गया क्योंकि इट इज हाईली रेजिस्टेंट टू अर्थक्वेक। दिस इज एन आंसर टू सिस्मिक वेव थ्रेट्स, हमने देख चुके हैं अगली स्लाइड पे। इट कंसिस्ट ऑफ वुडन शटर्स यूज्ड एज पार्टीशन वॉल विद इन होम्स इंस्टेड ऑफ कंक्रीट वॉल। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, हम इससे एक पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं और ये कंक्रीट का नहीं होता है, वुडन शटर होता है। ठीक है, फोर्थ, इट इंक्लूड्स हेक्सागोनल एंड ऑक्टागोनल ऑर्नामेंटल पिलर। नहीं, it does not include hexagonal, it does not include hexagonal। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे octagonal एंड डेकागोनल, octagonal एंड डेकागोनल स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ऑक्टागोनल और डेकागोनल स्ट्रक्चर होते हैं जो हमने नेक्स्ट स्लाइड पे देखा हुआ है ऑलरेडी। तो अगर हमारा स्टेटमेंट 1 गलत हो रहा है, स्टेटमेंट 2 गलत हो रहा है, स्टेटमेंट 3 सही है और स्टेटमेंट 4 भी हमारा गलत हो रहा है और हमारे ऑप्शंस कहते हैं ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट या ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो अब आप इस पोजीशन में कि आप इसको आंसर मार्क कर सकते हैं, राइट। मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि इसका सही आंसर के कोड के साथ आप जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। नेक्स्ट, ये स्लाइड ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया उरुशी के बारे में, अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स। ये भी हमारे न्यूज में था। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है, इट वॉज रिसेंटली रिलीज बाई ILO एट वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। क्या ये स्टेटमेंट सही है? आगे हम लोग देखते हैं। द इंडेक्स मेजर्स द कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी टू विथस्टैंड एम्प्लॉयमेंट फ्लक्चुएशंस एंड द एबिलिटी टू फाइट बैक। क्या ये सही है? हाँ, कुछ सही सा लग रहा है। क्यों? क्योंकि इंडेक्स ये बोल रहा है कि इंडेक्स जो मेजर करता है इकोनॉमी की कैपेसिटी कि वो कितना एम्प्लॉयमेंट को लेके जो फ्लक्चुएशंस है, जो चेंजेस आ रहे हैं उसको वो एब्जॉर्ब कर सकता है और उसके अगेंस्ट वो फाइट भी कर सकता है। ठीक है, नॉर्मल टर्म्स में देखें एक जेनरिक स्टेटमेंट है, हम लोग मार्क कर सकते हैं। थर्ड, इंडिया इज रैंक्ड बिलो ऑल अदर साउथ एशियन कंट्रीज। अगेन, जब तक आपको नहीं पता है आप नहीं कह सकते। एंड मोर ओवर ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे टर्म ऑल लिख रहा है, तो क्या सारे साउथ एशियन कंट्रीज से नीचे रैंक किया जा रहा है इंडिया को? लेट्स सी। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो रिपोर्ट है आपका, ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल लेबर रेसिलियंस इंडेक्स, ये ILO नहीं निकालता है। ये वाइट शील्ड एक पॉलिसी एडवाइजरी फर्म है, वाइट शील्ड एक पॉलिसी एडवाइजरी फर्म है, ये निकालती है। ठीक है, वाइट शील्ड जो है ये एक पॉलिसी एडवाइजरी फर्म है, वो निकालती है। ठीक है, और डेफिनेटली ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट अभी जो UAE में हुआ था वहां पे निकाला गया था। ठीक है, इसका काम क्या है? तो हाँ, द इंडेक्स मेजर्स द कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी टू विथस्टैंड एम्प्लॉयमेंट फ्लक्चुएशंस। बिल्कुल सही बात है कि जो भी किसी भी तरह के चेंजेस आने के कारण जो है इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट में जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं उसको फाइट बैक करने की क्या एबिलिटी है किसी इकोनॉमी की,
उसको ये मेजर करता है। जैसे अभी कोविड आया था, कोविड के जो शॉक से उसके बाद जो जितने भी फ्लक्चुएशंस आए इकोनॉमी में, ठीक है, स्पेशली एम्प्लॉयमेंट को रिलेटेड, उससे कैसे इकोनॉमी ने अपने आप को बाहर निकाला किसी भी कंट्री के, उसको कैसे फाइट बैक किया, इन चीज़ों को ये मेजर करता है। या अभी मान लीजिए रशिया और यूक्रेन की क्राइसिस चल रही है, उसके कारण इकोनॉमी में क्या फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, ठीक है, उससे जो है किसी कंट्री की इकोनॉमी अपने आप को कैसे बाहर निकाल रही है, ये सारी चीज को मेजर करता है। बिल्कुल सही है। द इंडेक्स इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, बिल्कुल ये पहली बार ऐसा इंडेक्स निकाला गया, इससे पहले ऐसा कोई इंडेक्स नहीं निकाला गया था, ठीक है। वाइल्ड स्टील पॉलिसी ने फर्स्ट टाइम ये इंडेक्स निकाला है। इसने 136 कंट्रीज को मेजर किया है, जिसमें डेनमार्क ने टॉप किया है। इंडिया की पोजीशन जो है वो 65th है। इंडिया की जो पोजीशन है वो 65th है, ठीक है। अगर इंडिया की पोजीशन देखें तो 65th है। एंड ऑल अदर कंट्रीज इन साउथ एशिया इज रैंक्ड बिलो 80। तो जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज है वो 80 से नीचे रैंक की गई है और इंडिया की 65th पोजीशन है। तो इससे हम अपने क्वेश्चन को काफी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। जरा हम देखें वापस अपने क्वेश्चन को, तो इट वॉज रिसेंटली रिलीज बाय आईएलओ एट वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट पे तो डेफिनेटली निकाला गया था, बट नॉट बाय आईएलओ, आईएलओ के द्वारा नहीं निकाला गया था, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। द इंडेक्स मेजर्स द कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी टू विस्टैंड एम्प्लॉयमेंट फ्लक्चुएशंस एंड द एबिलिटी टू फाइट बैक, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। इंडिया इज रैंक्ड बिलो ऑल अदर साउथ एशियन कंट्रीज, नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा कि इंडिया का रैंक कितना है। इंडिया का रैंक जो है 65th है। आप लोगों को क्लियर है? यहाँ पे इंडिया का रैंक जो है वो 65th है। और जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, उनका रैंक क्या है? बिलो 80 है। साउथ एशियन कंट्रीज का जो रैंक है वो बिलो 80 है। तो अगर साउथ एशियन कंट्रीज सारे बिलो 80 है और इंडिया का रैंक 65th है, तो ये स्टेटमेंट उल्टा लिख दिया। हमें क्या लिखना था? इंडिया इज रैंक्ड अबव ऑल अदर साउथ एशियन कंट्रीज, ठीक है। तो अब अगर इसका आंसर देखें तो कोड कौन सा करेक्ट होगा? ओनली 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, 1 एंड 2 आर करेक्ट, 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। होपफुली आप इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ऑलरेडी ये सॉल्व किया हुआ है, आपको सिर्फ कोड लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सामने, नेक्स्ट टॉपिक है वायुलिंक। वायुलिंक रिसेंटली न्यूज में था, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं। पहला, इट प्रोवाइड्स अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन ड्यूरिंग बैड वेदर फॉर वेदर जेट्स, फॉर फाइटर जेट्स। इट इज डेवलप्ड by IAS. It uses IRNSS to send and receive signals. क्या ये सारे स्टेटमेंट सही हैं या गलत है, ये हम आगे देखते हैं। अगर आप लोगों ने न्यूज़पेपर फॉलो किया होगा तो वायु लिंक जो है इनफैक्ट 2 दिन लगातार न्यूज़पेपर में आया था। तो डेफिनेटली वायु लिंक के बारे में जितने भी स्टेटमेंट दिए गए सारे करेक्ट हैं। ये बताता है वायु लिंक का काम क्या है कि ये अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन लिंक हमें प्रोवाइड कर सके। हमें इन द सेंस ये फाइटर जेट्स को प्रोवाइड कर सके। ये सब कुछ फाइटर जेट के लिए डिजाइन किया गया। कब के लिए? ड्यूरिंग बैड वेदर। बैड वेदर में अक्सर क्या होता है कि उनका कम्युनिकेशन लिंक जो है वो टूट जाता है, जैम हो जाता है, प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है। उस चीज को, उस इंटरप्शन को रोकने के लिए जो है ये वायु लिंक जो है स्टार्ट किया गया है। और ये जो है आईएएफ ने ही डेवलप किया है। एंड डेफिनेटली इसका थर्ड स्टेटमेंट, इट यूजेस IRNSS टू सेंड एंड रिसीव सिग्नल्स। तीनों ही बातें करेक्ट हैं इसमें, ठीक है। अगर आप लोगों ने IRNSS पढ़ रखा है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताइए आप क्या जानते हैं, और अगर आपको नहीं पता है तो ये भी मेंशन करिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में IRNSS को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो इस स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पूरा डिटेल हमने वायु लिंक के बारे में यहाँ पे लिख रखा है। नेक्स्ट है आद्विका स्कीम, आद्विका प्लेटफॉर्म। ये जो है अभी न्यूज में था, ये किस चीज से रिलेटेड है? अगेन अगर आपको पता है तो आप इसको आंसर कर सकते हैं, अदरवाइज गेस करने पे सारे ऑप्शंस ही हमें सही लगते हैं। जैसे पहला, मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच टू टैकल चाइल्ड मैरिज। सेकेंड, प्रोवाइडिंग सैनिटरी नैपकिन्स टू ऑल गर्ल स्टूडेंट्स इन स्कूल। Third, a step towards providing sex education at school. Fourth, a training program to increase girl-child enrollment in STEM, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में। क्या इनमें से कौन सी जो ऑप्शन है वो आद्विका स्कीम के लिए सही बैठती है? तो अगर हम इसके बारे में पढ़ें तो आद्विका जो है ये एक उड़ीसा गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है। ये उड़ीसा गवर्नमेंट की स्कीम है जहाँ पे उनका एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी है चाइल्ड मैरिज को खत्म करने के लिए, ठीक है। आद्विका जो है ये एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी है चाइल्ड मैरिज को खत्म करने के लिए। ये उड़ीसा गवर्नमेंट की स्कीम है,
ठीक है, अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ये एक चाइल्ड मैरिज को खत्म करने के लिए मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है उड़ीसा गवर्नमेंट की। इसमें क्या है कि डिस्ट्रिक्ट्स को मैंडेट किया गया है कि वो कोई भी गर्ल चाइल्ड अगर अपने स्कूल से एब्सेंट हो रही है एक लंबे समय के लिए, तो उसके बारे में जो है रिपोर्ट किया जाए एडमिनिस्ट्रेशन को, और साथ में फिर रिप्रेजेंटेटिव्स उनके घर पे भेजे जाते हैं फर्दर काउंसलिंग के लिए। क्योंकि अगर लंबे टाइम तक कोई भी बच्ची अगर इस स्कूल से एब्सेंट हो रही है तो ये 90% केसेस में देखा गया है कि डेफिनेटली उसकी शादी कहीं फिक्स की गई है या वो चाइल्ड मैरिज का शिकार हो रही है। इस चीज़ को ही रोकने के लिए जो है स्कूल अथॉरिटीज़ को रिक्वेस्ट किया गया है कि वो बच्चे के एब्सेंस को जो है रिपोर्ट करें। सेकंड जो है आद्विका, जो ये आद्विका प्लेटफॉर्म है उसमें ऐसा उसकी थीम ही है, टैगलाइन ही है, एवरी गर्ल इज यूनिक। ठीक है, इसमें क्या है कि जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं फॉर गर्ल्स, स्पेशली फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 10 to 19 ईयर्स, ये सारे स्कीम्स जो यहाँ पर एक जगह पे हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे। थर्ड बात इसके रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं उड़ीसा के, उन्होंने क्लियर गाइडलाइंस दिए हैं कि उनके हर एक डिस्ट्रिक्ट को, उड़ीसा के हर एक डिस्ट्रिक्ट को चाइल्ड मैरिज फ्री घोषित किया जाए जल्द से जल्द। और जब इस तरह से मिशन मोड पे काम होता है तो डेफिनेटली इस चीज़ की सीरियसनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कुछ मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी देने के लिए बात की गई है, स्पेशली पीवीटीजी ग्रुप्स में, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में, क्योंकि ज़्यादातर जो एब्सेंस देखा गया वो पीवीटीजी ग्रुप्स में देखा गया है जहाँ पे लड़कियां बहुत ज़्यादा चाइल्ड मैरिज का शिकार हो रही हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव है या कुछ चेंजेस नहीं आए, डेफिनेटली चेंजेस भी है। एनएफएचएस 4 से 5 का जब हम डेटा कंपेयर करते हैं तो एनएफएचएस 4 में हमने देखा था कि अप्रॉक्स 21.3% गर्ल्स जो है वो चाइल्ड मैरिज का शिकार हुई थी। बट एनएफएचएस 5 डेटा में ये रिड्यूस होकर 20.5 में आया, परसेंट पे आया है। हालांकि ये बहुत मार्जिनल जो है चेंज आया है, बट स्टिल इट इज ऑन अ पॉजिटिव नोट। आज की डेट में जो है सारे अथॉरिटी से रिक्वेस्ट किया गया कि इस पे मिशन मोड पे काम करके जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट को उड़ीसा में जो है चाइल्ड मैरिज फ्री घोषित किया जाए। आद्विका प्लेटफॉर्म के बारे में इतना ही था। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो अब आप इसको आंसर कर पाएंगे कि रिसेंटली आद्विका वाज इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच टू टैकल चाइल्ड मैरिज। ये अगेन मैं बता रही हूँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं, उड़ीसा गवर्नमेंट की स्कीम है। हमें अलग से स्टेट गवर्नमेंट के हर एक स्टेट में बहुत सारे स्कीम चलते हैं, बट हमें हर एक स्कीम को नहीं पढ़ना होता है। कुछ स्कीम जो नेशनल राउंड्स कर जाते हैं या बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनको ही हम देखते हैं यहाँ पे, उनमें से ही आद्विका प्लेटफॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट ये ना कोई क्वेश्चन एज सच नहीं है, बट मैं चाहती थी कि आप लोग इस टर्म से थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएं। लास्ट वीक हिंदू न्यूज़पेपर में किसी एक आर्टिकल में ये टर्म मैंने पढ़ा था, डाउनवर्ड स्टिकी इन्फ्लेशन। तो आप में से बहुत लोगों को पता होगा, बट जस्ट जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए एक बार चाहती थी कि ये टर्म आप लोग थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएं। डाउनवर्ड स्टिकी इन्फ्लेशन, इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले इन्फ्लेशन क्या होता है। तो इन्फ्लेशन होता है कि जब सारे गुड्स की प्राइस जो है बढ़ने लगती है तो उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। व्हेन देयर इज अ जनरल इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ऑल द गुड्स, ठीक है, तो इसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अच्छा, जब प्राइस बढ़ने के बाद कि ये वापस नीचे नहीं आती है, देखिए प्राइस बढ़ती है उसके बाद थोड़ा ये कम, हमेशा जो है प्राइस बढ़े के बढ़ी भी नहीं रहती है, एक लेवल के बाद वो थोड़ा कम होती है। तो वो जो कम होने की टेंडेंसी है, जब वो नीचे नहीं आती है प्राइस और वो नॉर्मल से ज्यादा टाइम लेती है प्राइस फॉल होने में, ठीक है, उसको हम डाउनवर्ड स्टिकी इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब वो चिपकी हुई है, चिपक चिपक कर वो जो है उसकी प्राइस नीचे आ रही है, एक्चुअली में वो नीचे आ नहीं रही है। मतलब एक बार इन्फ्लेशन आया, प्राइस राइज की है, ठीक है, इन्फ्लेशन आया, प्राइस राइज की है, ठीक है, अब यहां से उसको थोड़ा सा तो नीचे आना था बट वो यहां आ नहीं पा रही है। ठीक है, अब वो यहाँ पे आ नहीं पा रही है। ठीक, तो ये जो यहाँ पे वो प्राइस वापस नीचे नहीं आ रही है, वो यहाँ पे ही रुक जा रही है, इसी को हम जो है डाउनवर्ड स्टिकी इन्फ्लेशन कह रहे हैं। ठीक है, मतलब प्राइस बढ़ी बट इट इज टेकिंग अ नॉर्मल देन एक्सपेक्टेड टाइम टू फॉल, तो उसको हम डाउनवर्ड स्टिकी इन्फ्लेशन कहते हैं। बस मैं चाहती थी आप लोग इस टर्म से फेमिलियर हो जाएं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिया था। नेक्स्ट है मूनलाइट कूलिंग। अगेन एक बहुत फैंसी टर्म, अगर आप लोग इससे नहीं अवेयर हैं तो आपको मुश्किल होगा ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, इसलिए मैंने ऐसे टॉपिक्स को यहाँ पे पिक किया है।
ओके, मूनलाइट कूलिंग, अगर आप लोग न्यूज़ फॉलो करोगे तो एक मूनलाइट का कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, मूनलाइट, नॉर्मल अगर हम मूनलाइट कहते हैं तो मूनलाइटिंग या मूनलाइट का कॉन्सेप्ट, इसका मतलब होता है कि जब आपका प्राइम जॉब कुछ और है और उसके बाद बचे हुए टाइम में आप एक एडिशनल जॉब जब पिक कर रहे होते हो, ठीक है, उसको मूनलाइटिंग कहते हैं। ठीक है, मूनलाइटिंग टर्म भी यहाँ से आया है कि अगर 9 to 5 आपकी कोई जॉब है तो डे टाइम में आप अपना प्राइमरी जॉब कर रहे हैं और 5 o'clock शाम के बाद जो है, आप घर आने के बाद या जैसे भी आपने शाम के टाइम जो है अपना एक सेकंड जॉब पिक कर लिया, उसको मून लाइटिंग कहते हैं। मून लाइटिंग यानी चंद्रमा की रोशनी में आप काम कर रहे हो, एक जनरल इंटरप्रिटेशन है इस टर्म का। ठीक है, तो जब भी कोई आप एडिशनल जॉब पिक कर रहे हो तो उसको मून लाइटिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मून लाइटिंग नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन है मून लाइट कूलिंग। तो बहुत सारे लोग जो है क्वेश्चन देखते ही यहाँ पे आंसर ए मार्क कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये आंसर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने बात की है मून लाइटिंग कूलिंग। अगर मून लाइट होता तो टू वर्क एट एन एडिशनल जॉब विदाउट टेलिंग योर मेन एम्प्लॉयर, ये सही होता। बट मूनलाइट कूलिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो मूनलाइट कूलिंग में बेसिकली क्या है कि अभी कुछ रिसर्च किए जा रहे हैं जहां पर हमने ये पाया कि जो मून है, मून का जो डस्ट है, ठीक है, ऐसा प्लान किया जा रहा है साइंटिस्ट द्वारा कि उन डस्ट को जो है हम जो है अपने एटमॉस्फेयर में अर्थ पे लाएं। ठीक है, अर्थ पे लाने से उससे क्या होगा कि एक्चुअली क्या होता है कि जो मून के सरफेस पे डस्ट है वो बहुत जल्दी कूल हो जाता है। ठीक है, और वो जो है सन रेज को जो ट्रैप करके नहीं रख रहा है। ठीक है, इसके कारण मून का सरफेस जो है बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कूल हो जाता है। तो साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि अगर उसी डस्ट को हम अर्थ पे भी ले आते हैं तो अर्थ के सरफेस को भी हम इजिली कूल कर सकते हैं, और जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसको हम काफी हद तक रोक सकते हैं। तो इस प्रोसेस को जहाँ पे हम मून के डस्ट से जो है अर्थ के सरफेस को कूल करना चाह रहे हैं उसको हम मूनलाइट कूलिंग कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, रैपिड कूलिंग ऑफ मून सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ सन्स रेज। तो मून का सरफेस जो रैपिडली कूल हो रहा है आफ्टर सन्स रे इज रिफ्लेक्टिंग, तो उसको हम मूनलाइट कूलिंग कहते हैं। इसी टेक्निक को जो है हम अर्थ पे यूज करना चाह रहे हैं, इसीलिए जो है टॉपिक न्यूज में रहा था। ठीक है, अच्छा, अभी ये सारी चीजें ना इन डिस्कशन ही है साइंटिस्ट के बीच भी, और इसके प्रोज एंड कॉन्स अभी तक नहीं पता है लोगों को। ठीक है, इसके बहुत सारे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं आइडिया है कि अगर ये मून से डस्ट जो है अर्थ के सरफेस पे लाया जाता है तो उसका क्या इम्पैक्ट जो है हमारे इन्वायरमेंट पे होगा, ह्यूमंस पे होगा, उनके बॉडी पे होगा। वी आर स्टिल मतलब अंडर डायलेमा, ये सारा ग्रे एरिया है, अभी भी इन पे क्वेश्चन मार्क है। बट सिंस ये टॉपिक न्यूज में था और मून लाइट कूलिंग अगेन एक सो कॉल्ड फैंसी टर्म है जिसको आप मून लाइटिंग से कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इस टर्म को यहाँ पे पिक किया था। चलिए, आज के वीडियो में बस यही 6 टर्म्स थे जो मुझे आपसे डिस्कस करना था, ये 6 छोटे छोटे टॉपिक्स थे। मैं चाहूंगी कि आप इसे गूगल करके और डिटेल में पढ़ लें, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है अगर एग्जाम में तो आप मिस ना करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो है इस वीक के न्यूज से अगेन मैं वीकेंड में लेकर आऊंगी। आज का वीडियो आने में थोड़ा लेट हुआ, बट मैं मेक श्योर करूंगी कि वीकली न्यूज को मैं हर सैटरडे आपके सामने लेकर आऊँ, जो जहां हम संडे से सैटरडे तक की उस वीक के सारे न्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियो में जल्दी ही मैं एक नया वीडियो लेकर आती हूँ इस टॉपिक पे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कीप स्टडिंग, बाय बाय।